नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की पहली और बड़ी अहम खबर के साथ, जो महाराष्ट्र से सामने निकल के आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ऑपरेशन टाइगर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा सांसदों की बुलाई गई आपात बैठक अब राजनीतिक बहस का विषय वो बन गई है। बैठक का उद्देश्य पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देना था, लेकिन इसमें 9 सांसदों में से केवल आपको बता दें 4 सांसदों की प्रत्यक्ष मौजूदगी ने विपक्ष खेमे को हमला करने पर मौका दे दिया है। रविवार को मुंबई स्थित मातोश्री में आयोजित इस बैठक में पार्टी के कुछ सांसद व्यक्तिगत रूप से वो शामिल हुए, जबकि आपको बता दें कि इसमें कई सारे सांसद यहां पर आपको बता दें कि ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने हिस्सा लिया। पार्टी की ओर से आपको बता दें उनकी अनुपस्थिति के पीछे निजी कारण बताए गए, लेकिन आपको बता दें कि विरोधी दल ने इस संगठन की बढ़ती दूरी और असंतोष से जोड़कर वो देखा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना के नेता संजय आपको बता दें कि शिरसाट ने बैठक को लेकर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना लगातार कमजोर होती जा रही है और पार्टी नेताओं के बीच पहले जैसे विश्वास वो नहीं बचा है। आपको बता दें कि शिवसेना के मुताबिक माफ कीजिए, आपको बता दें कि शिरसाट के मुताबिक बैठक का मकसद सांसदों को एकजुट दिखाना था, लेकिन जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ अधिकांश सांसद ऑनलाइन जुड़े, उससे पार्टी की वास्तविक स्थिति वो सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को अपने नेताओं से सीधे संवाद बढ़ाने की जरूरत है। आपको बता दें कि शिरसाट ने आरोप लगाया कि पार्टी के सांसद और विधायक लगातार नेतृत्व से दूरी बना रहे हैं, जिससे संगठन को भविष्य में संभालना और कठिन हो सकता है। उनका कहना था कि बैठक के दौरान भी उद्धव ठाकरे सांसदों से एकजुट रहने की अपील करते दिखाई दिए हैं, जो यह दर्शाता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। दरअसल कुछ समय पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि शिवसेना के कुछ सांसदों ने शिवसेना के शिंदे गुट द्वारा आयोजित एक भोज कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है, उनके लोगों ने शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले गुट के भोज में हिस्सा लिया था और वहां सांसद श्रीकांत शिंदे से मुलाकात भी की थी। इसके बाद से ही राज्य की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर की चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के कुछ नेता और सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं। हालांकि इन सभी दावों को शिवसेना उद्धव ठाकरे की गुट ने सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि ऑपरेशन टाइगर केवल अफवाह है और इसका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच भ्रम पैदा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे गुट और बीजेपी मिलकर ऐसे खबरें फैलाकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। राउत ने दावा किया है कि पार्टी के सभी सांसद पूरी मजबूती के साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में खड़े हैं और किसी भी तरह की टूट की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस ऑपरेशन टाइगर की चर्चा की जा रही है वो पूरी तरीके से विफल हो गया है, क्योंकि पार्टी का कोई भी सांसद या नेता यहां नेतृत्व छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन टाइगर पर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि अगर किसी टाइगर का ऑपरेशन करना है तो पहले उसे बेहोश करना पड़ता है, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे का टाइगर वो बेहोश होने वाला नहीं है। उन्होंने विरोधियों से उस दावे का भी यहाँ जवाब दिया है जिसमें कहा गया था कि पार्टी का टाइगर अब बूढ़ा हो चुका है। राउत ने कहा है कि टाइगर आज भी उसी ताकत और जोश के साथ मैदान में मौजूद है। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे ने यह बैठक 19 जून को होने वाली पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम से पहले बुलाई थी। बैठक में मुंबई के सांसद अनिल देसाई, अरविंद संवाद और इसी के साथ आपको बता दें संजय दीना पटेल और नासिक के सांसद राजा भाऊ वाजे वो मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा सांसद संजय राउत भी बैठक में शामिल हुए। पार्टी के अनुसार अन्य सांसद निजी कारणों की वजह से मुंबई नहीं पहुंच सके और उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बैठक और ऑपरेशन टाइगर को लेकर चर्चाएं वो काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में यह मुद्दा और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर इसलिए आ सकता है क्योंकि आपको बता दें कि ऑपरेशन टाइगर उसको लेकर सियासी हलचल अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की बैठक पर यहाँ पर तमाम महाराष्ट्र सरकार में नेता वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब शिवसेना बनाम शिवसेना वो महाराष्ट्र के अंदर देखते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बयानबाजी वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। अब बयानबाजी का जिक्र करें तो आपको बता दें कि बिहार की राजनीति और शिक्षा जगत से जुड़ा एक मामला इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल पटना के कोचिंग सेंटर्स और संस्थानों के विवाद के बीच प्रिंस आनंद की संदिग्ध मौत ने कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में कहा है कि पटना में 2 कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद के बाद कथित मारपीट, तोड़फोड़ और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई थी।
इसी विवाद के बीच कोचिंग संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस आनंद की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे मामले में नया मोड़ जो है वो ले लिया है। अपने पत्र में तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सारे गंभीर सवाल उठा दिए। उनका कहना रहा कि मामले में जो है यहाँ पर अगर बात करें तो मामले को लेकर लोगों के मन में कई तरह की जो है शंकाएं हैं। ऐसे में जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच जो है केंद्र जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि फिलहाल ये जांच का विषय है कि प्रिंस आनंद की मौत एक हादसा थी या फिर हत्या थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच इस तरह की हिंसक घटनाएं और गोलीबारी जैसी घटनाएं बेहद चिंताजनक हो जाती हैं। वहीं इस मामले में एक और बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या कराई गई है। उन्होंने खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं और लगाते हुए कहा कि उनके भाई को मौत की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। रोशन आनंद ने यह भी दावा किया है कि जेल में रहते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई और उनके जो है जान को भी खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद के बाद प्रिंस आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद वो नेपाल में जो है रह रहा था। हाल ही में नेपाल के जो है आपको बता दें कि विराटनगर स्थित एक होटल में उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसकी आंख के पास चोट के निशान पाए गए हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया गया है कि उसने अत्यधिक शराब का सेवन किया था, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और ये कार्रवाई जो है वो हो सकती है। बहरहाल मौत के सही कारणों का खुलासा जो है तो वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। नेपाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बिहार पुलिस भी मामले की संज्ञान ले रही है और आपको बता दें कि पुलिस ने यहां पर प्रिंस आनंद के 5 दोस्तों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इसके अलावा होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस ने प्रिंस का मोबाइल नंबर, इसी के साथ निजी सिम कार्ड और कमरे में से बरामद कुछ अन्य दवाइयां भी जो हैं वो जब्त की हैं। अब सभी की नजरें दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि आखिरकार ये मौत का मामला किस ओर इशारा करता है और मौत का असली वजह क्या रही है और इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब जो है वो आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि प्रिंस आनंद की मौत को अब किस तरीके से विपक्ष, खासतौर पर तेजस्वी यादव जो है अब इस पूरे मामले पे सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। सम्राट चौधरी को यहाँ पर उन्होंने पत्र भी लिखा है और सम्राट चौधरी की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था बिहार की जो है अब उसके ऊपर जो है कटघरे के ऊपर उनको लाके खड़ा कर दिया और सवाल जो है कई सारे यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव ने लगा दिए हैं। क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। देखिए, हम लोगों को ये खबर मिली है, बेहद ही इस बात का दुख है और हम लोगों की संवेदना जो है रोशन जी उनके पूरे परिजनों के साथ हम लोग और इस दुख के घड़ी में खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना है। अब हत्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। अभी तक शायद पोस्टमार्टम का जो है रिपोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है, जहां तक हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन जिस प्रकार से अभी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है, ये बेहद ही दुख की बात है। कहीं ना कहीं से जो भी लोग हैं कोचिंग संस्था में, अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, हत्या होती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और इस विषय पे तो जो राज्य सरकार जो है ये संदिग्ध के घेरे में जो है आता है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो आप जानो भैया, हमको कोई मतलब नहीं इस चीजों से। हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है। रिशु वाले मामले में बड़े से बड़े घोटाले हो गए, बड़ी से बड़ी मछलियां जो है उनको बचाने का काम किया जा रहा है। राज का खजाना खाली है, विपदा आ पड़ी है। बिहार में आप देखिएगा, छात्र जो है, नौजवान जो है सफर कर रहे हैं, नौकरियां नहीं निकल रही, ट्रेन समय पे नहीं चल रहा। सबसे ज्यादा अगर कोई भुगत रहा है तो बिहार के नौजवान भुगत रहे हैं। ये विषय ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनको चिंता है हमारी, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग देख लेंगे जो भी चीजें हैं। बिहार को पहले सत्ता में बैठे लोग जो छल कपट से आए हैं,
10-10 हजार रुपए बांट करके आए हैं, खजाना खाली करवा दिया गया। उनको कम से कम बिहार को देखना चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के मामले में फ्लॉप है। केवल फोटो शूट होता है, रील बनाते हैं सरकार के लोग और बड़ी बड़ी बातें फेंकी जाती है। दरभंगा में किस प्रकार से जो एक मैनेजर की जो मोटरसाइकिल है यामाहा या कोई किस प्रकार से हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े डकैती चल रही है, चोरी हो रही है, किसान तबाह है, सिंचाई से परेशान है। इस पे चर्चा होनी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से जो है वो बयानबाजियों से भर गई है। बयानबाजी काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान ने नया राजनीतिक विवाद जो है वो खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगाने को लेकर दिए गए उनके बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी है और उन्हें आपको बता दें कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अगर आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जीवित होती तो वो बीजेपी पर प्रतिबंध लगा देती। गहलोत के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में जो है बहस छिड़ गई है और बीजेपी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। आपको बता दें, इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस और अशोक गहलोत दोनों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह बयान विशेष समुदाय को खुश करने और वोट बैंक की राजनीति को साधने के उद्देश्य से दिया गया है। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़ा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लंबे समय से वोट बैंक की राजनीति करती रही है और अशोक गहलोत का यह बयान उसी सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये बात यहां पर जो है कही गई है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि जब तक भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात है, इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे प्रयास पहले भी किए जा चुके हैं। आपको बता दें, उन्होंने दावा किया है कि 1948 और 1975 में भी प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। तिवाड़ी ने कहा कि आज संघ अपने 100 वर्ष पूरे करने की ओर आगे बढ़ रहा है और लगातार समाज में अपनी भूमिका निभा रहा है। घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस के इतिहास पर भी जो है सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अतीत के कई ऐसे राजनीतिक समझौते किए हैं जिसका असर देश की राजनीति पर पड़ा है। उन्होंने लखनऊ फैक्ट, इसी के साथ खिलाफत आंदोलन और विभाजन जैसे ऐतिहासिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। वहीं बीजेपी सांसद ने हिंदुत्व की राजनीति का बचाव करते हुए कहा कि हिंदुत्व समाज को जोड़ने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का विचार है। उनके अनुसार हिंदुत्व किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि अशोक गहलोत द्वारा बीजेपी पर प्रतिबंध लगाए जाने जैसी बात करना करोड़ों बीजेपी समर्थकों और हिंदुत्व की विचारधारा का अपमान है। तिवाड़ी ने मांग की है कि कांग्रेस नेता अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों और बदलते राजनीतिक माहौल के बीच इस तरह के बयान राजनीतिक बहस को और तेज कर सकते हैं। फिलहाल अशोक गहलोत के बयान और बीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद राजस्थान के अंदर आपको बता दें, राजस्थान के साथ साथ पूरे राजनीति में जो है एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा कितना बड़ा राजनीतिक रूप लेता है, खैर इस पर तो खैर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद जो है फिर से राजनीति राजस्थान की जो है गर्मा गई है। बीजेपी पलटवार करते हुए नजर आ रही है और घनश्याम तिवाड़ी जो भाजपा के नेता है, उन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस को जो है कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और ये कह दिया कि देखिए यहां पर सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है और इसके लिए जो है सार्वजनिक रूप से माफी जो है वो कांग्रेस को और अशोक गहलोत को दोनों को मांगनी चाहिए। अब आगे किस तरीके से राजनीति गर्माती है, बहस छिड़ती है, खैर इस पर नजरें सबकी रहेंगी। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रभु श्रीराम के नाम पर जुटाए गए श्रद्धालुओं के चंदे और दान के उपयोग को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। मीडिया से बातचीत के दौरान आपको बता दें, संजय सिंह ने कहा है कि अयोध्या के सामने आए कथित मामलों ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर ठोस पहुंचाया है। उनका आरोप है कि राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े कथित जितने भी लेन देन और पारदर्शिता के मामले हैं, इनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और इसमें पारदर्शिता जो है वो कम दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि दान पात्र, इसी के साथ चढ़ावे और जमीन खरीद से जुड़े मामलों में कई गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं। उनका जवाब है कि देश की जनता जो है वो जानना चाहती है। संजय सिंह ने दावा किया है कि यह पहला अवसर नहीं है जब राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े किसी मामले पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जमीन खरीदने से जुड़े एक कथित विवाद ने सुर्खियां बटोरी थीं। उस समय आरोप लगे थे कि कुछ जमीनों की कीमतों में बहुत कम समय जो है वो कई गुना बढ़ाकर दिखाया गया था। उन्होंने कहा था कि उस मामले में भी ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों के नाम जो है वो सामने आए थे और चर्चाओं में आए थे। राज्यसभा सांसद ने विशेष रूप से एक भूमि खरीद का जिक्र करते हुए कहा है कि अयोध्या की गाटा संख्या 247 के करीब 0.6 हेक्टेयर जो है वो नजूल भूमि, जिसकी सरकारी कीमत तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि मोटा मोटी 3 करोड़ के आसपास है, उसे ट्रस्ट ने करीब 24 करोड़ रुपए में खरीदा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अभिलेखों में दर्ज मूल्य और वास्तविक खरीद मूल्य के बीच जो है बहुत अंतर जो है वो दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार इतने बड़े अंतर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जो है वो सामने आ सके। संजय सिंह ने कहा है कि संबंधित भूमि महंत मुरलीधर दास द्वारा बेची गई थी और खरीद की प्रक्रिया में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की भूमिका बताई गई है। उन्होंने दावा किया है कि खरीद के बाद भी सरकारी दस्तावेजों में भूमि का जो है यहाँ नजूल भूमि के रूप में दर्ज किया गया है, जिससे पूरे सौदे को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि यदि दस्तावेजों में दर्ज सरकारी जो भी जानकारियां हैं वो सही हैं तो मामले की विस्तृत जांच आवश्यक है। इसके अलावा संजय सिंह ने राम मंदिर के दानपात्र और चढ़ावे में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर से जुड़े वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी अनियमितताओं को जो है वो सामने करती है। उनका दावा है कि करोड़ों रुपए के चढ़ावे और दान के प्रबंधन को लेकर जो है सवाल उठते आए हैं। इस संबंध में आपको बता दें कई सारे लोगों की जो है भूमिका वो जांच के घेरे में आती है। ये बात यहाँ संजय सिंह कह रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है कि कुछ रिपोर्ट्स में वित्तीय अनियमितताओं और इसी के साथ कर्मचारियों की संलिप्तता की बातें जो है वो सामने निकल के आई हैं। उन्होंने सवाल किया है कि यदि इतने बड़े स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो संबंधित जांच एजेंसियां अब तक क्या कार्रवाई कर रही थी। उन्होंने मांग की है कि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जो है वो कराई जाए ताकि किसी भी तरह की कोई संदेह जो है उसको दूर किया जा सके। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कि राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इससे जुड़े किसी भी मामले में जो है पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे और दान का उपयोग किस तरह किया जा रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। संजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि आरोपी की गंभीरता से जो है यहाँ जितने भी आरोप हैं उनकी गंभीरता से जांच हो और उसको देखते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही अगर किसी व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। फिलहाल इन आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस काफी ज्यादा तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक चर्चा का विषय जो है वो भी बन सकता है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, आपको भी सुनाते हैं उनके बयान में। संजय सिंह जी, एक सवाल ये भी है कि क्या इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को उठाने के लिए बात कर रहा है और क्या आने वाले चुनाव में ये राम मंदिर का जो चढ़ावा वाला मुद्दा है ये रहेगा, इस पर बातचीत हो रही है आप लोगों की? देखिए, अब ये मुद्दा जो भी प्रभु श्री राम के प्रति सच्ची आस्था रखता है उन सब का मुद्दा बन गया है। ये कोई इंडिया गठबंधन अकेले का मुद्दा नहीं है या आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी का मुद्दा नहीं है। विनय कटियार किस पार्टी के हैं, रजनीश सिंह किस पार्टी के हैं, महिपाल सिंह किस पार्टी के हैं, वो जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनके जो उत्तराधिकारी महोदय हैं वो संत जो हैं कमल नयन दास जी वो किस पार्टी के हैं, बताइए। तो ये तो खुद उनके भीतर से अब आवाज उठ रही है ना। तो आपको बता दें किस तरीके से अब राम मंदिर ट्रस्ट का जो पूरा मामला है वो गंभीर आरोपों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय राउत ने जो है यहाँ पर कई सारे सवाल जो हैं वो उठाए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब उनके द्वारा अनियमितताओं की बात भी की गई है, पारदर्शिता की बात की गई है, चंदे में गड़बड़ी का दावा किया गया है और इसी के साथ आपको बता दें कि 24 करोड़ की ज़मीन जो खरीदी गई जिसकी जो है कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही थी वो आखिरकार जांच के दायरे में आती है और उसके लिए कार्रवाई की बात जो है यहाँ पर संजय राउत कहते हुए नजर आए हैं। संजय राउत के साथ साथ आपको बता दें कि तमाम विपक्षी दल जो हैं उन्होंने भी इसको लेकर जो है तमाम बातें कही हैं। लेकिन इसी बीच आगे बढ़े, आपको बता दें कि फिलहाल बहुत बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है। नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर रोक जो है वो लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है। टेलीग्राम बैन, एनटीए ने उठाया बड़ा कदम। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा फैसला जो है यहां लिया गया है नीट की ओर से। नीट सुरक्षा के लिए टेलीग्राम जो है वो बैन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो टेलीग्राम ऐप है उसको यहां पर बैन कर दिया गया है। नीट के पेपर लीक होने के बाद अब जो री एग्जाम कराया जा रहा है उसको लेकर यहां बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां यहां आपको बता दें एनटीए ने बड़ा कदम उठाते हुए टेलीग्राम को जो है यहां पर उसके ऊपर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दिया है। नीट री एग्जाम जो है वो आपको बता दें कि यहां नीट एग्जाम को लेकर यहां पर अब बड़ा मामला जो है
वो सामने निकल के आया है, जहां पेपर लीक रोकने को लेकर बड़ा फैसला जो है वो दिख रहा है। आपको बता दें कि हाँ, अब किस तरीके से जो नीट सुरक्षा है, पेपर लीक का मामला है, उसको लेकर जो है तमाम बातें की जा रही थी और उसको लेकर यहां पर अब व्यापक तैयारियों को और बड़ा करने के लिए, यानी क्योंकि देखिए पेपर लीक का पूरा मामला था और यह कहा जा रहा था कि देखिए सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पे जो है वो पेपर लीक हुआ था, उसी के चलते जो है अब ये बड़ी कार्रवाई करते हुए टेलीग्राम के ऊपर प्रतिबंध साफ तौर पे लगा दिया है। टेलीग्राम के ऊपर जो है यहां बैन लगा दिया है एनटीए ने यहां पर बड़ा कदम उठाते हुए, क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए कई मरतबा पहले भी पेपर लीक की घटनाएं सामने निकल के आई हैं और कहा जाता है कि पेपर जो है वो बहुत जल्दी टेलीग्राम पे ग्रुप्स के जरिए लोगों तक पहुंच जाता है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि नीट री एग्जाम से पहले जो है यहां एनटीए ने बड़ा कदम उठाते हुए आपको बता दें यहां पर अब टेलीग्राम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है इसके लिए आगे काम करते हुए एनटीए नजर आ रहा है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहना चाहें बने रहे सिर्फ TV7 भारत पर।